हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है ले ट्रू। ये इस मूवी का फ्रेंच नाम है और इस मूवी का इंग्लिश नाम है द होल। यह मूवी एक बहुत ही अच्छी क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है और इसी के साथ साथ दोस्तों ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म भी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.5 है और इस मूवी के अंत में आपको एक सरप्राइज भी देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर टाइप कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिल्म की शुरुआत में एक आदमी कार सुधार रहा होता है और कार सुधारते सुधारते वो आदमी कैमरे के सामने आकर कहता है, हमने एक सच्ची कहानी को रिक्रिएट किया है सारी डिटेल्स के साथ। यह मेरी कहानी है और यह घटना 1947 में घटी थी सेंटे जेल में। आगे मूवी में हमें सेंटे जेल को दिखाया जाता है, जहां पर क्लाउड गेस्पार्ट नाम के एक कैदी को जेल वार्डन के सामने लेकर आया जाता है। क्लाउड के पास एक गोल्ड प्लेटेड लाइटर था जिसे डायरेक्टर को दिखाया जाता है। उस लाइटर को देखकर डायरेक्टर क्लाउड से कहता है, तुम्हें पता है यहाँ पर लाइटर रखना मना है। तब क्लाउड कहता है, लेकिन इस लाइटर में तो फ्यूल भी नहीं है और इस लाइटर के साथ मेरा इमोशनल अटैचमेंट है, इसलिए मैंने इसे अपने पास रख लिया था। तब डायरेक्टर कहता है, फिर भी तुम इस लाइटर को अपने पास नहीं रख सकते। जब तुम जेल से छूटोगे तब तुम्हें ये लाइटर वापस कर दिया जाएगा। आगे क्लाउड गेस्पार्ट की सेल को चेंज करके उसे दूसरी सेल में ले जाया जाता है, जिस सेल में पहले से ही 4 मुजरिम मौजूद होते हैं। वो चारों अपराधी अपने साथ नए अपराधी को देखकर ज्यादा खुश नहीं होते। तब उन्हीं में से मैन्यू बोरेली नाम का कैदी गार्ड से कहता है, हम यहाँ पर पहले से ही 4 लोग हैं। तब गार्ड गुस्से में कहता है, अब तुम लोग 5 लोग हो जाओगे, क्या इसमें कोई दिक्कत है? तब वहीं खड़ा वॉसलेन नाम का कैदी गार्ड से कहता है, हमें कार्डबोर्ड बनाने पड़ते हैं, इसलिए ये जगह भी हमारे लिए कम पड़ती है। तब गार्ड कैदियों से कहता है, तुम लोग आर्ग्यूमेंट बंद करो, अब ये भी तुम्हारे साथ यहीं पर रहेगा। और ऐसा कहकर गार्ड वहां से चला जाता है। क्लाउड भी समझ जाता है कि उसकी सेल में मौजूद कैदी उससे ज्यादा खुश नहीं थे, इसलिए क्लाउड उन लोगों से माफी मांगते हुए कहता है, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। मैं पहले जिस सेल में था उसकी मरम्मत का काम चल रहा था, इसलिए मुझे यहाँ पर भेज दिया गया। आगे उस सेल में मौजूद सभी कैदी एक एक करके अपने आप को क्लाउड से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सबसे पहले वोसोलिन नाम का कैदी क्लाउड से मिलता है। उसके बाद रोलैंड डार्बेट नाम का आदमी क्लाउड से मिलता है और रोलैंड वहीं लेटे तीसरे कैदी जियो के बारे में भी क्लाउड को बताता है। तब वहीं लेटा हुआ कैदी जियो क्लाउड से अजीब तरह के सवाल पूछने लगता है। वो क्लाउड से पूछता है, क्या तुम्हारी भी वाइफ है जिससे तुम प्यार करते हो? क्लाउड कहता है, हाँ मेरी वाइफ है, लेकिन मैं किसी और को प्यार करता हूँ। तब वेसोलिन क्लाउड से कहता है, जियो को औरतों के बारे में बातें करना पसंद है, इसलिए वो तुमसे ऐसी बातें कर रहा है। तभी उस सेल में गार्ड आ जाते हैं। वो कार्डबोर्ड की शीट लेकर आए थे ताकि कैदी उन शीट के बॉक्स बना सके। गार्ड उन कार्डबोर्ड की शीट को उनकी सेल में रखने वाले होते हैं। तभी मेन्यू शीट रखने से पहले उसके नीचे एक कपड़ा रख देता है और डार्बेट और मेन्यू उस कपड़े के ऊपर शीट रखने लगते हैं, जिन्हें उस सेल में बंद कैदियों को बॉक्स बनाने थे। गार्ड के वहां से जाने के बाद वहां मौजूद कैदी कार्डबोर्ड की शीट के बॉक्स बनाने लगते हैं। इसी बीच बाहर कैदियों को खाना सर्व करने वाले वर्कर भी पहुंच चुके थे। तब उस सेल में बंद सभी कैदी अपना अपना खाना लेते हैं और बातें करते करते मिल बांटकर एक दूसरे के साथ खाना खाने लगते हैं। तभी उस सेल में कोई गार्ड आता है और वो क्लाउड को बताता है, तुम्हारा कोई पार्सल आया है। जिसके बाद क्लाउड अपना पार्सल लेने के लिए बाहर जाता है। तब सेल में बंद मेन्यू नाम का कैदी अपने साथियों से कहता है, इसे अचानक हमारी सेल में क्यों भेजा होगा? तब वहीं बेटा वेसोलिन कहता है, मुझे तो ये आदमी पसंद आया। तब रोलैंड डार्बेट मेन्यू से कहता है, हमें आपस में डिसाइड करना होगा कि इसे सब कुछ बताना है या नहीं। दरअसल ये सभी लोग जेल से भागने का प्लान कर रहे थे, जिसमें वो क्लाउड को भी अपने साथ शामिल करना चाहते थे, लेकिन क्लाउड उनके बीच नया था, इसलिए वो सभी लोग सोच में पड़ गए थे कि उन्हें क्लाउड को इस बारे में बताना चाहिए या नहीं। दूसरी तरफ क्लाउड अपना पार्सल लेने जाता है। तब जेल के गार्ड क्लाउड के पार्सल को पूरी तरह से चेक करके देखते हैं। क्लाउड के पार्सल में सिर्फ खाने की चीजें रखी हुई थी, फिर भी गार्ड उन चीजों को भी बारीकी से चेक करते हैं और क्लाउड को उसका पार्सल ले जाने देते हैं। आगे क्लाउड वापस अपनी सेल में जाता है और सेल में जाकर वो देखता है कि सभी लोग उससे थोड़ा अलग तरह का बिहेव कर रहे थे। क्लाउड उन लोगों से इसकी वजह पूछता है कि आखिर क्या हुआ। तब मेनू क्लाउड से पूछता है, तुम जेल में क्यों आए? तब वॉसोलिन कहता है, हम सभी यहाँ पर किसी अलग अलग वजह से हैं। वो लोग क्लाउड से ये सब इसलिए पूछ रहे थे ताकि वो लोग क्लाउड पर भरोसा कर सके। तब क्लाउड उन्हें बताता है, मैं 1st डिग्री मर्डर अटेम्प्ट के केस में अंदर हूँ। मैं, मेरी वाइफ और मेरी वाइफ की छोटी बहन तीनों साथ में रहा करते थे। एक दिन मेरी वाइफ की मेरे साथ कहासुनी हो गई थी। तब मेरी वाइफ ने मुझ पर शॉट गन अड़ा दी थी। मैंने उससे गन छीनने की कोशिश की, पर गन की गोली उसके कंधे पर जा लगी और मेरी वाइफ ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने उसे मारने की
कोशिश की। क्लाउड की बातों को सुनकर उन चारों लोगों को गुस्सा आने लगा था कि भला एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तब वोसुलिन क्लाउड से पूछता है, क्या तुम्हारी वाइफ अमीर है? तब क्लाउड कहता है, हाँ वो अमीर है और मैं अपनी वाइफ के पैसों पर ही ऐश कर रहा था। एक्चुअली मेरा अफेयर था मेरी वाइफ की छोटी बहन निकोल के साथ और इसलिए मेरी वाइफ और मेरे बीच लड़ाई हुई थी। तब वहीं बेटा जियो कहता है, इस अपराध में तो तुम्हें 20 साल की सजा हो सकती है। तब वोसुलिन कहता है, ऐसी स्थिति में तो तुम कभी भी अपनी वाइफ से केस नहीं जीत सकते, क्योंकि ना तो तुम्हारे पास कोई पैसा है और ना ही तुम्हारे पास तुम्हारे बेगुनाह होने का कोई सबूत है। यह सुनकर क्लाउड को भी लगता है कि वोसुलिन शायद सही बोल रहा है। तब वोसुलिन क्लाउड को उनका प्लान बताता है और वो कहता है, हम चारों यहाँ से जल्द भागने वाले हैं। यह सुनकर क्लाउड हैरानी से उनको देखने लगता है और उनसे पूछता है, क्या तुम लोग सच में भागने वाले हो? तब वोसुलिन कहता है, हाँ तुम्हें पता है रोलैंड डार्बेट ने क्या किया है? यह पहले भी 3 बार यहाँ से भाग चुका है। यह सुनकर क्लाउड भी बहुत खुश होता है और वो अपने आप को लकी समझता है कि वो इस सेल में आया। और क्लाउड उन लोगों से पूछता है, हम लोग ये सब कब शुरू करने वाले हैं? तब डार्बेट कहता है, कुछ देर बाद बाहर उजाला हो जाएगा। हम ये काम अंधेरे में नहीं कर सकते, इसलिए दिन के शोर शराबे का यूज करके हम खुदाई को शुरू करेंगे। दिन में सेल के बाहर से आवाज आती है, उन आवाज का फायदा उठाकर हम गड्ढा खोदेंगे। इस प्लान को एक दूसरे से डिस्कस करने के बाद वो सभी वापस खाना खाने लगते हैं। अब रात में वोसुलिन और क्लाउड आपस में बात करते हैं और वोसुलिन क्लाउड से उसकी पास्ट लाइफ के बारे में पूछता है, जिस पर क्लाउड बताता है, मुझे बचपन से ही मेरी दादी ने पाला है, क्योंकि मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी और उसके 5 साल बाद एक कार एक्सीडेंट में मेरे पिता भी गुजर गए थे, जिसके बाद मेरी देखभाल दादी ने की थी। बातें करते करते वो दोनों सो जाते हैं और सुबह डार्बेट बहुत जल्दी जाग जाता है। कुछ देर बाद जेल के गार्ड सभी सेल का दरवाजा खोलते हैं कैदियों को कॉफी देने के लिए और डार्बेट अपनी सेल में ही सभी के लिए कॉफी ले लेता है। आगे डार्बेट उन सभी को उठाता है और सभी कॉफी पीते हैं। इसके बाद डार्बेट दीवार के एक हिस्से से शीशे का एक टुकड़ा निकालता है जो उसने पहले से ही वहां पर छिपा रखा था। वो उस कांच के टुकड़े को तोड़कर उसमें से एक टुकड़ा अपने पास रख लेता है और बाकी टुकड़ों को टॉयलेट में डाल देता है। तभी अंदर जेल के 2 गार्ड आ जाते हैं उन लोगों की तलाशी लेने। उनके आते ही डार्बेट कांच का वो टुकड़ा अपने मुंह में छुपा लेता है। आगे उन सभी के सामानों की और सेल की तलाशी लेकर वो दोनों गार्ड वहां से निकल जाते हैं। आगे जब वो सभी सेल में अकेले थे तभी डार्बेट उस कांच के टुकड़े को अपने ब्रश से बांध देता है और वो सेल के दरवाजे के होल से ब्रश के उस कांच वाले हिस्से को बाहर निकाल कर देखता है तो डार्बेट को सेल के बाहर का सारा एरिया उस कांच के टुकड़े में नजर आ रहा था, जिसमें सेल के बाहर गार्ड नजर रख रहे थे। बाहर देखने के बाद डार्बेट अपने साथियों से कहता है, हमारी सेल की पहले ही तलाशी की जा चुकी है और इसलिए अब हम हमारी खुदाई का काम शुरू कर सकते हैं। आगे डार्बेट क्लाउड को उस कांच वाले ब्रश से बाहर देखने के लिए कहता है ताकि कोई भी गार्ड उनकी सेल की तरफ बढ़े तो वो उन्हें बता दे। आगे डार्बेट उस सेल में ही रखी एक चेयर जैसी चीज का एक हिस्सा खोलकर उसे निकाल लेता है। वो लोहे का हिस्सा काफी भारी था जिसे वो खुदाई के लिए यूज करने वाले थे। अब डार्बेट अपने साथियों के साथ मिलकर कार्डबोर्ड की वो 5000 शीट हटाता है जिसे रखने से पहले मेन्यू ने उसके नीचे कपड़ा रखा था और उसके बाद डार्बेट उन शीट के नीचे की टाइल्स को निकालने लगता है और आगे डार्बेट टाइल्स निकालकर लोहे की उस रॉड से उस जगह पर खोदना शुरू करता है। सेल के बाहर से कई सारी आवाजें आ रही थी जिसके कारण सेल के अंदर का शोर बाहर नहीं जा रहा था। काफी देर तक खोदने के बाद वो लोग वहां पर 3 से 4 फीट बड़ा गड्ढा खोद चुके थे। गड्ढा खोदने के बाद वो लोग उस गड्ढे से सारी मिट्टी निकाल लेते हैं और तब उन्हें नीचे एक सीमेंट का तल भी नजर आता है। वो लोग उस तल को भी तोड़ देते हैं तो उसके नीचे उन्हें खाली जगह नजर आने लगती है। तब डार्बेट अपने साथियों से कहता है, हम आज रात कोई 2 लोग यहाँ से नीचे उतरेंगे और बाहर जाने का रास्ता ढूंढेंगे। आगे वो गड्ढे से निकाले हुए मलबे को उसी गड्ढे में डाल देते हैं और ऊपर पूरी सफाई करके उसी जगह पर वो टाइल्स लगा देते हैं और कार्डबोर्ड की उन शीट को उन्हीं टाइल्स के ऊपर खिसका देते हैं। अब रात होती है और वो लोग कंबल के नीचे तकियों और कार्डबोर्ड से 2 लोगों की डमी बना देते हैं ताकि कोई गार्ड बाहर से भी नजर रख रहा हो तो उन्हें सेल में 5 लोग सोते हुए दिखाई दे। आगे मेन्यू और डार्बेट कार्डबोर्ड की उन शीट को हटाने लगते हैं। तभी बाहर एक गार्ड आता है और वो दरवाजा बजाकर होल से अंदर की तरफ देखने लगता है। तब कंबल के नीचे सोए जियो, वोसुलिन और क्लाउड अपने अपने हाथ हिलाकर इशारा करते हैं और वहीं पर 2 कंबल के नीचे उन्होंने डमी रख रखी थी। उन लोगों ने जो डमी बनाई थी उनके हाथ और पांव पर भी रस्सी बांध रखी थी। जब वो रस्सी को खींचते थे तो डमी के हाथ पांव भी मूव करते थे। तब डार्बेट और मेन्यू भी दरवाजे के पास ही छिपे हुए थे। वो गार्ड सेल में 5 लोगों को सोया हुआ देखकर आगे बढ़ जाता है। गार्ड के जाने के बाद मेन्यू उस कांच वाले ब्रश से बाहर की ओर देखता है तो वो गार्ड उनकी सेल से आगे बढ़ चुका था।
तब डार्बेट वहीं रखे टेबल के स्क्रू को खोलकर उसके अंदर से एक धारदार पत्ती निकाल लेता है और उसके बाद डार्बेट और मेन्यू उस खड्डे से अंदर की तरफ उतरते हैं। खड्डे के अंदर पूरा सीवर सिस्टम बना हुआ था। वहां पर उन्हें जाली लगी हुई दिखाई देती है जिसे वो धारदार पत्ती से काट देते हैं और वो जाली से बाहर निकलते हैं तो वो जेल के बेसमेंट में पहुंच चुके थे, जहां उन्हें बेसमेंट में कई सारे दरवाजे दिखाई देते हैं। उन दरवाजों से ही एक रास्ता सीवर सिस्टम की तरफ जा रहा था। वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे तभी बेसमेंट में दो पुलिस वाले आ जाते हैं। वो पुलिस वाले बेसमेंट में सिगरेट पीने और नीचे चेक करने आए थे। उन्हें देखकर डार्बेट और मेन्यू पिलर के पीछे ही छिप जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो पुलिस वाले वहां से निकल जाते हैं। डार्बेट ने पुलिस वालों को दरवाजा खोलते हुए देख लिया था और वो समझ गया था कि दरवाजों पर ज्यादा अच्छे लॉक नहीं लगे हैं, वहां पर बस टेम्परेरी लॉक लगाए गए हैं। ये देखकर डार्बेट वहीं रखे लोहे के स्ट्रक्चर से एक लोहे की रॉड को काट देता है ताकि वो उसे चाबी की तरह यूज करके दरवाजे को खोल सके। डार्बेट मेन्यू से कहता है गार्ड ने दरवाजे को बस एक लोहे की रॉड से खोला था। आगे वहीं लगे एक दरवाजे को खोलकर डार्बेट और मेन्यू अंदर जाते हैं। वो बेसमेंट में बने एक दो दरवाजों को खोलकर अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। तब डार्बेट वहीं बने तीसरे दरवाजे के लॉक को खोलने लगता है। तब मेन्यू डार्बेट से पूछता है क्या यहाँ पर सारे तालों की एक ही चाबी होगी? तब डार्बेट कहता है हाँ, हमारी सेल की तरह, ताकि गार्ड्स को अलग अलग चाबियां ना रखनी पड़े। आगे वो दोनों तीसरे दरवाजे के अंदर जाते हैं वहां से भागने का रास्ता ढूंढने, तो उन्हें वहां पर एक छोटा दरवाजा मिलता है। उस दरवाजे पर दूसरी तरह का लॉक लगा हुआ था जिसे खोलने के लिए चाबी की जरूरत पड़ती थी। तब डार्बेट उस दरवाजे के कब्जे वाले हिस्से को ही धारदार हथियार से काटने लगता है और उसे काटकर वो आसानी से उस दरवाजे को निकाल लेता है बिना लॉक खोले। आगे वो दोनों उस दरवाजे से नीचे उतरते हैं तो नीचे सीवर लाइन थी। वो आगे जाते हैं तो उन्हें आगे एक दीवार मिलती है जिससे सीवर सिस्टम को ब्लॉक किया गया था। तब डार्बेट उस दीवार को लोहे की रॉड से खरोच कर देखता है तो वो दीवार काफी मजबूत थी। तब डार्बेट उस दीवार के पास ही वाली दीवार को खरोच के देखता है तो खरोचने के कारण उसमें से सीमेंट गिरने लगी थी। तब डार्बेट मेन्यू को कहता है ये दीवार ज्यादा मजबूत नहीं है, इसे हमें तोड़ना होगा। ये सील सीमेंट है जो ज्यादा मजबूत नहीं होती, इसे हम आसानी से तोड़ सकते हैं। अगली बार जब हम आएंगे तो अपने साथ टूल्स लेकर आएंगे। आगे वो दोनों वहां से निकलकर अपनी सेल में जाने लगते हैं। तब क्लाउड अपने सेल के दरवाजे से बाहर की तरफ देख रहा था तो उसे अपनी सेल की तरफ गार्ड आते हुए दिखाई देते हैं जो कि सभी सेल का दरवाजा खोलकर अंदर की तरफ चेक कर रहे थे। ये देखकर क्लाउड, वेसोलिन और जियो तीनों थोड़े परेशान होने लगे थे। तभी मेन्यू और डार्बेट भी उस गड्ढे से बाहर निकलने लगते हैं और वो सेल में आने लगते हैं। उनके बाहर निकलते ही डार्बेट गद्दे पर रखी हुई डमी को उस गड्ढे में डाल देता है और टाइल्स लगाकर वो वापस कार्डबोर्ड की शीट को उस टाइल्स के ऊपर खिसका देते हैं और अपनी अपनी जगह पर जाकर सो जाते हैं। गार्ड जब उनकी सेल में चेक करने आता है तो उसे वहां पर कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आती और वो वहां से चला जाता है। आगे वेसोलिन डार्बेट और मेन्यू से पूछता है नीचे क्या हुआ? तब डार्बेट कहता है हमें यहाँ से निकलने का रास्ता मिल चुका है पर हमें थोड़ा रास्ता बनाना होगा। तब क्लाउड कहता है तुम नीचे से जल्दी क्यों नहीं आए? तब डार्बेट कहता है क्या तुम्हारे पास कोई घड़ी है? और ना ही हमारे पास है। आगे वेसोलिन अपने मेडिकल चेकअप के लिए जाता है जहां पर वो डॉक्टर से ढेर सारे सवाल करता है और डॉक्टर को बातों में लगाकर वो वहीं पर रखी 2 बॉटल्स को उठा लेता है। जब वेसोलिन वापस अपनी सेल में जाने लगता है तब वो ड्रम से कुछ रेत भी निकालकर अपनी जेब में छिपा लेता है। आगे वेसोलिन अपनी सेल में पहुंचता है और वो डार्बेट को दोनों बॉटल दिखाता है जो उसने डॉक्टर के पास से चुराई थी। तब डार्बेट उन बॉटल से और वेसोलिन के साथ लाई रेत से एक स्टैंड सैंड क्लॉक बनाता है जो कि परफेक्टली काम कर रही थी। उस सैंड क्लॉक से आधे घंटे का टाइम उन्हें परफेक्टली पता चल सकता था। आगे डार्बेट और मेन्यू दोनों नीचे जाने वाले थे ताकि वो ब्लॉक साइट को खोदकर खोल सके। वो दोनों हर आधे घंटे में ऊपर आने का डिसाइड करते हैं ताकि ऊपर कुछ गड़बड़ ना हो। वो दोनों नीचे जाकर वापस उसी सीवर सिस्टम में जाते हैं और मेन्यू वहां पर एक पटिया रखकर उस पर सैंड क्लॉक रखकर टाइमर सेट कर देता है और उसके बाद डार्बेट उस सीवर लाइन के अंदर खोदना शुरू करता है। वो दोनों काफी हद तक उस दीवार को खोद देते हैं और आधा घंटा होने पर वो दोनों ऊपर चले जाते हैं। तब मेन्यू वापस सेल के अंदर आ जाता है। वो दीवार को खोदने के कारण काफी थक चुका था और उसके बाद वेसोलिन और जियो उस होल के अंदर उतरते हैं। तब डार्बेट उन दोनों को सीवर सिस्टम के अंदर उस दीवार के पास ले जाता है जिसे उन्हें खोदना था। डार्बेट सैंड क्लॉक में आधा घंटा टाइम सेट करने के बाद वेसोलिन और जियो से कहता है तुम्हें काम करके आधे घंटे में ऊपर आना होगा। तब जियो डार्बेट से कहता है तुम ऊपर जाकर थोड़ा आराम कर लो। डार्बेट के ऊपर जाने के बाद जियो और वेसोलिन खुदाई के काम में लग जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो पांचों देखते हैं कि उनकी सेल का नल लीक हो रहा था
और ये उनके लिए चिंता करने वाली चीज थी क्योंकि पानी ऐसे ही लीक होता रहता तो पानी सेल के दरवाजे से बाहर बहने लगता और इससे पुलिस गार्ड अंदर चेक करने आते और ये उनके लिए परेशानी का कारण बन सकता था। इसलिए वेसुलिन दिमाग लगाता है और वो एक पुलिस गार्ड को बुलाकर उसे नल के बारे में बताता है। तब पुलिस गार्ड जेल में काम करने वाले 2 प्लम्बर को साथ लाता है और उन्हें नल बताता है। आगे जेल के गार्ड सारे कैदियों को उनकी सेल से बाहर ले जाने लगते हैं एक्सरसाइज करवाने के लिए। एक्सरसाइज करने के बाद जब वो पांचों अपनी सेल में आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी सिगरेट के पैकेट गायब हो चुके थे। तब मेन्यू चीफ ऑफिसर को बुलाता है और उसे प्लम्बर के बारे में बताता है। उन सभी का शक उन प्लम्बर के ऊपर जाता है क्योंकि उनके बाहर जाने के बाद वही उनकी सेल में मौजूद थे। तब वो चीफ ऑफिसर वापस उन प्लम्बर को सेल में बुलाता है और उन्हें नल को चेक करने के लिए कहता है। चीफ ऑफिसर के जाने के बाद मेन्यू और जियो उन प्लम्बर्स को मारने लगते हैं और उनसे उनके सिगरेट्स के पैकेट और उनके स्टैम्प छीन लेते हैं जो कि जेल में खर्चे के लिए चला करते थे। उसके बाद चीफ ऑफिसर वहां पर आकर उन दोनों प्लम्बर्स को अपने साथ ले जाता है। अब अगली रात मेन्यू और क्लाउड दोनों नीचे जाते हैं सीवर सिस्टम की उस दीवार को खोदने और डार्बेट और जियो और वेसुलिन ऊपर ही उनका इंतजार करते हैं। तब जियो डार्बेट से कहता है, डार्बेट मैं तुम्हारे साथ इस जेल से नहीं भागने वाला। डार्बेट जियो की यह बात सुनकर हैरान हो जाता है और जियो डार्बेट को बताता है इसका रीजन है मेरी माँ, क्योंकि पिछली बार पुलिस ने मुझे पकड़ा था तब मेरी माँ सदमे में आ गई थी। उसकी तबीयत वैसे भी बहुत खराब रहती है और अगर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा तो पुलिस सीधा मेरी माँ के पास जाएगी उससे पूछताछ करने और अब मेरी माँ इन सब बातों को झेल नहीं पाएगी। जियो की ये सारी बातें सुनकर डार्बेट उसे जेल से भागने के लिए फोर्स नहीं करता। आगे क्लाउड और मेन्यू के ऊपर आने के बाद डार्बेट और जियो नीचे खुदाई करने जाते हैं। डार्बेट ने सुरंग को काफी हद तक खोद दिया था और उसके बाद जियो सुरंग की खुदाई में लग जाता है। जियो भी लगातार सुरंग को खोदकर काफी अंदर तक पहुंच जाता है और वो डार्बेट से कहता है, मुझे लगता है हम करीब आ चुके हैं क्योंकि दीवार यहाँ से वापस मजबूत होने लगी है। ये कहकर जियो लगातार दीवार को खोदने लगता है और अचानक जियो के ऊपर दीवार का मलबा गिरता है और जियो नीचे दब जाता है। तब डार्बेट किसी तरह से जियो को मलबे से निकालता है और आगे वो दोनों अपनी सेल में जाकर नहाने लगते हैं। अगले दिन वो सभी अपनी शेविंग बनवा रहे थे तभी गार्ड को एक कॉल आता है और गार्ड क्लाउड से कहता है, तुमसे कोई बाहर मिलने आया है। यह सुनकर क्लाउड विजिटिंग रूम में जाता है जहां पर उससे मिलने उसकी वाइफ की छोटी बहन निकोल आई थी। निकोल क्लाउड से उसका हालचाल पूछती है और क्लाउड निकोल से पूछता है, क्या तुम अभी भी अपनी बहन के साथ रह रही हो? तब निकोल कहती है, वो घर जितना मेरी बहन का है उतना मेरा भी है। हम दोनों आपस में ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन मेरी बहन अभी भी तुमसे प्यार करती है। अगर तुम उससे बात करने की कोशिश करोगे तो शायद वो तुम पर से चार्जेस हटवा देगी। तब क्लाउड कहता है, मेरी पहले ही बात हो चुकी है उसके लॉयर से। तब उसके लॉयर ने मुझसे कहा था कि वो केस वापस नहीं लेने वाली। तब निकोल कहती है, यानी वो बस तुम्हें किसी भी तरह से सजा देना चाहती है। मुझे तुम्हें एक और बात बतानी थी, मैं 1 साल के लिए इंग्लैंड जाने की सोच रही हूँ। मैं वहाँ पर इंग्लिश सीखने जाना चाहती हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पर वापस आऊंगी तब तक तुम जेल से बाहर आ चुके होंगे। यह सुनकर क्लाउड कहता है, अब आगे मेरे साथ और कोई गेम मत खेलना। तब क्लाउड गुस्से में वहां से अपनी सेल की तरफ जाने लगता है। अब अगली रात वो लोग वापस नीचे जाने की तैयारी कर ही रहे थे तभी उनकी सेल में गार्ड आ जाते हैं और वेसुलिन गार्ड से पूछता है, आप लोग यहाँ पर और वो भी अचानक? तब पीछे खड़ा डार्बेट कहता है, इन्हें शायद अब हम पर विश्वास नहीं रहा। तब गार्ड डार्बेट से कहता है, हम जानते हैं तुम कैदियों के मॉडल हो, लेकिन हमें भी हमारी ड्यूटी करनी है। आगे गार्ड वहां पर फर्श पे रखे बॉक्सेस को हटाकर देखने लगते हैं और वो कार्डबोर्ड शीट को भी चेक करने लगते हैं। उस सेल में बंद सभी कैदी समझ चुके थे कि अब वो पकड़े जाने वाले हैं। तभी पास ही वाली सेल में एक गार्ड अंदर देखता है और उसे कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। ये देखकर वो गार्ड सभी गार्ड्स को उस सेल में देखने के लिए कहता है और सभी गार्ड डार्बेट की सेल को बंद करके दूसरी वाली सेल की तरफ जाने लगते हैं जहां पर उन्हें कुछ गड़बड़ का अंदेशा था। गार्ड के जाते ही मेन्यू डार्बेट से कहता है, हमें जल्दी खुदाई करनी होगी उससे पहले कि हम पकड़े जाए। आगे मेन्यू और डार्बेट नीचे जाते हैं वापस सुरंग की खुदाई करने के लिए। मेन्यू सुरंग की खुदाई करता है और डार्बेट वहां से मलबा हटाने का काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद डार्बेट ऊपर आ जाता है और उसकी जगह क्लाउड नीचे जाता है और वो भी मलबे को हटाने का काम कर रहा था और मेन्यू लगातार सुरंग खोदने का काम कर रहा था और फाइनली मेन्यू सुरंग खोद देता है और उसे आगे रास्ता दिखाई देने लगता है। ये बात मेन्यू क्लाउड को ही बताता है और वो दोनों वो दीवार तोड़कर दूसरी तरफ निकलते हैं। वहां पर एक दूसरा सीवर सिस्टम था, वो दोनों उसके अंदर जाकर बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं। उन्हें वहां पर एक सीढ़ी दिखाई देती है जिससे वो ऊपर चढ़ते हैं और ड्रेनेज का ढक्कन ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि वो ड्रेनेज का ढक्कन बाहर सड़क पर खुल रहा था और ये सड़क जेल के पीछे बनी हुई थी जहां से उन्हें जेल भी दिखाई दे रही थी। ये बात वो दोनों जाकर अपने साथियों को बताते हैं
कि उन्होंने यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। वो रास्ता जेल के पीछे सड़क पर निकलता है। ये सुनकर डार्बेट कहता है तो हम आज ही रात यहाँ से भाग जाएंगे। आगे वेसोलिन क्लाउड के सामने एक चिट्ठी का डब्बा रखता है और उसे उसमें से एक चिट्ठी निकालने के लिए कहता है। उस डब्बे से निकाली गई चिट्ठी ये तय करने वाली थी कि हॉल में सबसे पहले कौन जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला नाम वेसोलिन का निकलता है और दूसरा जियो का, तीसरा नाम मेन्यू का निकलता है और चौथा डार्बेट का, और आखिर में क्लाउड का नाम निकलता है जो सबसे बाद में उस हॉल में जाएगा। तब वेसोलिन क्लाउड से कहता है अगर तुम चाहो तो तुम मेरी जगह पहले जा सकते हो। तब जियो कहता है वो मेरी जगह ले लेगा क्योंकि मैं यहाँ से नहीं भागने वाला। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो जियो से पूछने लगते तुम क्यों नहीं भागना चाहते। तब जियो कहता है इसके बारे में मैं पहले ही डार्बेट को बता चुका हूँ। वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे तभी वहां पर चीफ ऑफिसर आ जाता है और वो क्लाउड को अपने साथ चलने के लिए कहता है। क्लाउड वहां से जाने लगता है तब चीफ ऑफिसर उसे उसका जैकेट पहनने को कहता है। तब मेन्यू चीफ ऑफिसर से कहता है आप इसे कहां पर ले जा रहे हो। तब चीफ ऑफिसर कहता है तुम्हें इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं। आगे वो चीफ ऑफिसर क्लाउड को अपने साथ वहां से लेकर चला जाता है। क्लाउड के जाने के बाद मेन्यू सबसे कहता है इसका मतलब है इसे जेल वार्डन ने बुलाया है और हमें नहीं पता कि वो क्लाउड से क्या बातें करने वाला है। दूसरी तरफ चीफ ऑफिसर क्लाउड को जेल के वार्डन के पास ले जाता है। आगे जेल वार्डन क्लाउड से उसके केस के बारे में पूछता है कि वो किस जुर्म में जेल में आया है। तब क्लाउड कहता है मेरे केस में मुझ पर इल्जाम है कि मैंने अपनी वाइफ को गोली मारी, मैं उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था। तब क्लाउड जेल वार्डन को बताता है उसके और उसकी वाइफ के बीच झगड़ा हो गया था। तब उसकी वाइफ शॉर्ट गन से उसे डराने लगी थी और जब उसने वो गन उससे छीनने की कोशिश की तभी गोली चल गई। तब जेल वार्डन पूछता है तो तुम्हारी वाइफ ने तुम पर से चार्जेस हटाने की कोशिश क्यों नहीं की। तब क्लाउड कहता है मुझे इसके बारे में नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया। तब वार्डन कहता है क्योंकि वो तुमसे प्यार करती थी और तुमसे जलती भी थी। यह सुनकर क्लाउड कहता है आप मेरी वाइफ को कैसे जानते हो कि वो मुझसे प्यार करती थी। तब वार्डन कहता है क्योंकि उसने तुम पर से सारे चार्जेस हटा दिए हैं। यह सुनकर क्लाउड खुश होकर कहता है तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तब वार्डन कहता है शायद, पर पहले तुम्हारा केस फाइनल होगा, आज या कल में नहीं पर जल्द ही ये काम हो सकता है। यह सुनकर क्लाउड सोच में पड़ जाता है क्योंकि उन्होंने तो जेल से भागने का प्लान बना लिया था। और क्लाउड को देखकर जेल वार्डन कहता है तुम मुझे ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हो, जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो मुझे बता दो। मूवी के अगले सीन में वापस क्लाउड अपनी सेल की तरफ आता है और वो ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा था। क्लाउड वापस अपनी सेल में आता है तब सभी उस पर थोड़ा शक कर रहे थे। तब क्लाउड उन सभी को बताता है मेरी वाइफ ने मुझ पर से सारे चार्जेस विड्रॉल कर दिए। यह सुनकर वेसोलिन कहता है तो तुम हमारे साथ नहीं भागने वाले। तब क्लाउड कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। माना कि मेरी लाइफ तुम लोगों से अच्छी है और मेरी वाइफ ने चार्जेस भी वापस ले लिए, पर यदि कोर्ट में मेरा केस ड्रॉप नहीं हुआ तो मुझे 5 साल लगेंगे यहाँ से छूटने के लिए। अगर कोर्ट को मेरी स्टोरी पसंद नहीं आई तो, और अगर मैं कोर्ट नहीं जा पाया तो मेरा केस डिसमिस भी हो सकता है। क्लाउड की ये सारी बातें सुनकर मेन्यू को क्लाउड पर शक हो रहा था और वो क्लाउड से कहता है तुम पिछले 2 घंटे से वार्डन के साथ में थे, तो क्या तुमने वहाँ पर सिर्फ यही बातें की? सच सच बताओ वार्डन ने तुम्हें और तुमने वार्डन को क्या क्या बताया? मेन्यू ये बात क्लाउड से सख्ती से पूछता है। तब क्लाउड कहता है मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना और तुम मुझे पर शक कर रहे हो। क्लाउड की बातों को सुनकर उन सभी को क्लाउड की बातों पर विश्वास होने लगा था और मेन्यू भी क्लाउड को सॉरी कहता है। अब रात में वो सभी वहां से भागने की तैयारी कर रहे थे और जियो दरवाजे के पास खड़े होकर बाहर नजर रख रहा था। आगे वो सभी जियो से मिलते हैं और कार्डबोर्ड की उन शीट को हटाने लगते हैं। जियो वापस बाहर की तरफ देखता है तो उसे बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता। जियो शीशे को पलटता है तो दूसरी तरफ सेल के बाहर कई सारे गार्ड खड़े हुए थे। ये देखकर जियो मेन्यू को कहता है बाहर तो गार्ड है। मेन्यू भी बाहर देखता है तो बाहर कई सारे गार्ड्स को देखकर वो सब कुछ समझ जाता है कि क्लाउड ने उनके साथ गद्दारी की। मेन्यू क्लाउड की तरफ देखता है तो क्लाउड जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मेन्यू क्लाउड को मारने लगता है पर उसी वक्त कई सारे गार्ड सेल के अंदर आ चुके थे और वो मेन्यू से क्लाउड को छुड़वा लेते हैं। आगे गार्ड्स उन सभी को पकड़कर जेल के बाहर ले जाते हैं और एक ऑफिसर आकर सेल के अंदर उस होल को देखता है। तब उस होल के अंदर से जेल का एक और गार्ड बाहर निकलता है। जेल के गार्ड्स ने उनके भागने का रास्ता पता लगा लिया था। क्लाउड भी सेल के अंदर अकेला खड़ा था क्योंकि उसी के कारण गार्ड्स को ये सब पता चला था। आगे गार्ड डार्बेट, वेसोलिन, मेन्यू और जियो इन सभी के कपड़े उतरवाकर इन्हें सेल के बाहर खड़ा कर देते हैं। तब वहां जेल वार्डन आकर गार्ड्स को क्लाउड को वहीं बनी दूसरी सेल में डालने के लिए कहता है। आगे क्लाउड बाहर खड़े उन चारों को देखता है और वो उन चारों से नजर नहीं मिला पा रहा था और क्लाउड चुपचाप दूसरी सेल में चला जाता है और गार्ड दरवाजा बंद कर देते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।